जय हिंद आप सभी को। जैसा कि आप लोग देख रहे हैं बोर्ड से ही लग रहा है कि भारत का संविधान। तो हम लोग अब एक नया सेशन स्टार्ट कर रहे हैं भारत का संविधान, जिसमें हम छोटे छोटे पार्ट्स में अपने संविधान को समझने की कोशिश करेंगे। ठीक है, उसमें क्या बातें उल्लिखित हैं उनको समझेंगे। और ये बता रहे हैं कि ये सिर्फ और सिर्फ ना उनके लिए जरूरी है जो प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी में लगे हुए हैं, बल्कि उन सभी साधारण नागरिकों को भी आवश्यक है कि वो अपने संविधान के बारे में जानकारी रखें। तो उस रूप में ही बताया जाएगा कि प्रतियोगी परीक्षा के बच्चे भी उसको पढ़ सकें, समझ सकें, जानकारी इकट्ठी कर सकें, उनके एग्जाम से रिलेटेड हो, और सामान्य नागरिक भी इसकी जानकारी रख सके कि हमारे संविधान में क्या क्या बातें हैं और हमको हमको कैसे इफेक्ट करता है वो चीज़ें। ठीक है, तो स्टार्ट करने से पहले हाँ ये चीज बता दें कि हम अभी शुरुआत कर रहे हैं। ठीक है, इसके प्रोविजंस जो भी हैं, जो भी इसकी प्रक्रियाएं हैं या संविधान में उल्लिखित हैं, वहां से जो भी एडिशनल चीजें हैं, जैसे आगे पढ़ेंगे संविधान के स्रोत जो हैं कहाँ कहाँ से लिए गए, या संविधान संशोधन, जो भी एडिशनल चीजें हैं वो हम संविधान खत्म करने के बाद बताएंगे। तो शुरू करते हैं। जैसा कि संविधान मालूम है कि पहली बात तो यही जानना बहुत जरूरी है कि संविधान होता क्या है। तो संविधान कहते हैं कि किसी भी देश को चलाने के लिए, सुचारू रूप से उसको व्यवस्थित करने के लिए, उसमें व्यवस्थाओं को चलाने के लिए एक कायदा होता है, एक कानून होता है, एक नियम होता है। वही नियम का संग्रह जो होता है वो संविधान कहलाता है, कॉन्स्टिट्यूशन कहलाता है। तो बात करेंगे भारत का संविधान या कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया के नाम से। और आजकल देख भी रहे हैं कि भारत और इंडिया को लेकर लड़ाई बहुत जबरदस्त चल रही है। भारत सरकार ने भी बहुत सारी जगहों पे, जैसे अभी G20 सम्मेलन हुआ, तो भारत इंडिया का नाम इंडिया ना रख के अंग्रेजी में हिंदी वाले नाम भारत को ही प्रयोग में ला रहा है। तो उसके ऊपर भी हम डिस्कस करेंगे जब वो प्रोविजन इसमें आएगा। तो भारत का संविधान स्टार्ट करने से पहले हम लोग जान ले कि भारत का संविधान के पहलू क्या क्या है। तो भारत के संविधान में जब आएंगे तो इसमें क्या है कि 3 चीजें हैं। पहला है, इसको अनुसूची के रूप में पढ़ा जाता है। अनुसूचियां इसमें उल्लिखित है, जिसको कहते हैं शेड्यूल। दूसरा चीज होता है इसमें कि भाग, पार्ट। और तीसरा इसमें चीज है जो बहुत ज्यादा लोग इस पे ही फोकस करते हैं, अनुच्छेद, आर्टिकल। हमारा जो संविधान है वो 3 तरीके से बटा हुआ है, अनुसूचियों में, भाग में और अनुच्छेद में। यही तीनों से मिलकर हमारा संविधान बनता है। अब अनुसूचियों की बात करेंगे तो जब संविधान का निर्माण हुआ था तो अनुसूचियों की संख्या कुल 8 थी। कुल अनुसूचियां जो थी संविधान में वो 8 थी, लेकिन वर्तमान में अनुसूचियों की संख्या 12 है। तो वर्तमान में हमारे संविधान में कुल अनुसूचियों की संख्या 12 है। भाग की बात करेंगे तो हमारा संविधान जो है वो 22 भाग में बटा हुआ है, 22 पार्ट्स में बटा हुआ है हमारा संविधान। और इस भाग के अंदर जब आप जाएंगे तो अनुच्छेद मिलेगा, और अनुच्छेदों की कुल संख्या प्रारंभ से लेकर वर्तमान तक 395 अनुच्छेद हैं हमारे संविधान में। तो बात करते हैं, पहले 8 अनुसूचियां थी, अब बढ़ के संविधान संशोधन करके कुल 12 अनुसूचियां हो गई, यानी 4 जुड़ गई हैं। तो संविधान की जब बात करेंगे तो हम यही 3 चीजों की बात करेंगे कि हमारे संविधान में 12 अनुसूचियां, 22 भाग और 395 अनुच्छेद हैं। तो हमारा जो संविधान है, जो देश को चलाने के लिए जो व्यवस्था है, उसके अंतर्गत हम अनुसूचियां भाग और अनुच्छेद में बांट के पढ़ते हैं, जिसमें 12 अनुसूचियां, 22 भाग और 395 अनुच्छेद है। तो सर्वप्रथम हम लोग अनुसूचियों के बारे में जान लें, और जब अनुसूची पढ़ लेंगे तब हम भाग में आएंगे, और उन्हीं भाग में हम अनुच्छेद भी पढ़ते चले जाएंगे। तो सिंपल बनाने के लिए हम चलते हैं पहले अनुसूचियों के बारे में। तो अनुसूचियां, शेड्यूल। अनुसूची को अंग्रेजी में कहते हैं शेड्यूल। ठीक है, तो इधर हम लिख देते हैं अनुसूची, और इधर लिख देते हैं विषय। किस अनुसूची में किस विषय को रखा गया, क्योंकि हर अनुसूची में अलग अलग विषयों का उल्लेख है, तभी तो इतने अनुसूचियां बनी हैं। तो इसमें अगर पहले अनुसूची की बात करेंगे, फर्स्ट शेड्यूल की, तो फर्स्ट शेड्यूल में जो बातें लिखी गई हैं वो क्या होगा। कोई भी देश, ये याद रखें कि देश तभी बनता है जब उसकी कोई भौगोलिक सीमा हो। तो हमारे भी देश की जो भौगोलिक सीमा, इसलिए पहले तो डिफाइन किया जाएगा कि ये जो संविधान हम बना रहे हैं वो किसके लिए बना रहे हैं। तो कोई एक भौगोलिक सीमा होगी, उसमें रहने वाले लोग होंगे, उन्हीं के ऊपर तो संविधान लागू होगा। तो वो भौगोलिक सीमा क्या है हमारी, वो अनुसूची 1 के तहत बताई गई है। तो अनुसूची 1 में जो है यह बताया गया कि हमारा राज्य और राज्य क्षेत्र क्या होगा। राज्य और राज्य क्षेत्र
क्या होगा। अनुसूची 1 के तहत हमारे राज्य और राज्य क्षेत्र यानी कुल मिला के हमारी सीमाओं के बारे में उल्लेख है कि हमारी भौगोलिक सीमा क्या होगी, हमारी बाउंड्री क्या होगी। और राज्य के क्षेत्र के अंतर्गत जब पढ़ेंगे तो आपको मालूम है कि हमारे देश में कुल 28 राज्य वर्तमान में और 8 केंद्र शासित राज्य हैं। वर्तमान में कुल 28 राज्य और 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं, ठीक है। ये इनसे मिलके हमारा राज्य बनता है। याद रखें कि बाउंड्री हमारी केवल यही नहीं है कि राज्य और केंद्र शासित राज्यों तक, आगे जब पढ़ेंगे भूगोल में पढ़ेंगे या संविधान में ही जब आपको भाग 1 जब पढ़ाया जाएगा तो उसमें बताया जाएगा कि राज्य क्षेत्र जो है हमारी टेरिटरी और कहाँ तक है, केवल 28 राज्य और 8 केंद्र शासित प्रदेशों तक ही नहीं सीमित है, ठीक है। समुद्र में भी हमारी सीमाएं हैं, प्लस जिन भी देशों में हमारी क्या कहते हैं कॉन्सुलेट होता है या जो कहते हैं राजदूत जहाँ रहते हैं, वो क्षेत्र भी हमारे राज्य क्षेत्र के ही अंतर्गत आता है, जिसको दूतावास कहते हैं, ठीक है। तो ये अनुसूची 1 है जिसके तहत केंद्र और राज्य क्षेत्र के बारे में उल्लेख है, जिसमें 28 राज्य और 8 केंद्र शासित प्रदेश शामिल हैं। राज्य अनुसूचियों को 4-4 के रूप में अगर बांट के पढ़ेंगे, याद करेंगे तो आसानी से याद हो जाएगा। पहले 4 को याद कर लें, फिर 4 को याद कर लें, तो इस तरीके से याद करेंगे। दूसरी अनुसूची में है कि अब हमारा राज्य हो गया, सीमाएं हो गई, तो इस सीमा में, ठीक है, शासन करने वाले कुछ लोग होंगे, ठीक है। तो जो भी पदाधिकारी हैं, शासन के पदाधिकारी, जो भी शासन के पदाधिकारी हैं, उनके वेतन, पदाधिकारियों के शपथ ग्रहण के बारे में उल्लेख, वेतन। दूसरी अनुसूची में शासन के पदाधिकारियों के वेतन और भत्तों का उल्लेख। अनुसूची 2 में दिया गया है कि शासन के पदाधिकारियों के वेतन और भत्तों के बारे में उल्लेख किया गया। ये पदाधिकारी कौन है? ये पदाधिकारी जैसे हैं राष्ट्रपति हो गए, उपराष्ट्रपति हो गए, राज्यपाल हो गए राज्यों के, ठीक है, मुख्य न्यायालय, उच्च न्यायालय के न्यायाधीश हो गए, ठीक है। ऐसे विभिन्न पदाधिकारी जो शासन करते हैं, ठीक है। केवल इन्हीं का नाम नहीं, जो जिन नामों को हम बता रहे हैं, लोकसभा अध्यक्ष हो गए, राज्यसभा के उपसभापति हो गए, तमाम अधिकारी हैं, ठीक है। इन अधिकारियों को कितना वेतन और भत्ते कहाँ से दिया जाएगा, कैसे दिया जाएगा, इसके बारे में उल्लेख जो है वो अनुसूची 2 के तहत है। अनुसूची 3 के तहत बताया गया है कि यही जो शासन के पदाधिकारी हैं, ये जो पदाधिकारी जिनके वेतन और भत्तों के बारे में हम लोग पढ़े, इन पदाधिकारियों को शपथ ग्रहण कौन सी दिलाए, शपथ ग्रहण के बारे में उल्लेख है। अनुसूची 3 में बताया गया है कि जो पदाधिकारी होंगे, राष्ट्रपति को कौन सी शपथ दिलाई जाएगी, कौन दिलाएगा, ठीक है। लोकसभा अध्यक्ष को कैसी शपथ दिलाई जाएगी, कौन दिलाएगा। सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश, उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश, अन्य न्यायाधीशों की शपथ ग्रहण की व्यवस्था कैसी होगी, इन सभी चीज़ों के बारे में अनुसूची 3 के तहत उल्लेख किया गया है। अब आते हैं अनुसूची 4 में। अनुसूची 4 के तहत यह बताया गया है कि राज्यसभा है केंद्र में, आपको पता होगा और आगे बताया भी जाएगा जब संसद पढ़ेंगे, कि राज्यों में केंद्र में द्विसदनात्मक शासन प्रणाली है, जिसमें 2 सदन है, जिसमें से एक जो है वो राज्यसभा है। तो राज्यसभा में प्रतिनिधित्व कैसे होता है उसके बारे में उल्लेख है। तो अनुसूची 4 बताता है कि राज्यसभा में राज्यों के प्रतिनिधित्व के बारे में उल्लेख, राज्यों के प्रतिनिधित्व के बारे में उल्लेख किया गया है। तो अनुसूची 4 के तहत यह प्रोविजन है कि राज्यसभा में जो राज्यसभा के सदस्य होते हैं वो राज्यों से चुन के जाते हैं, जिसमें राज्य के विधानसभाओं के सदस्य जो है मिलके चुनते हैं, ठीक है। आगे जब राज्यसभा बताया जाएगा कि अस्थाई सदन है, उच्च सदन है, ठीक है। सदस्यों का कार्यकाल 6 साल का होता है, 6 साल बाद वो रिटायर होते हैं। फिर जितने लोग रिटायर होते हैं उनके जगह नए चुन के जाते हैं। कहाँ जाते हैं? जिन राज्यों की सीटें खाली होती हैं उस राज्य से चुन के चले जाते हैं। तो किस राज्य की राज्यसभा में कितनी सीटें होंगी, इसके बारे में अनुसूची 4 उल्लेख करता है, ठीक है। जैसे उत्तर प्रदेश की राज्यसभा में सबसे अधिक सीटें हैं, तो कितनी सीटें होंगी ये जनसंख्या के आधार पर क्लियर होता है, आगे सब ये सब बताया जाएगा। तो ये
राज्यसभा जो है उसमें राज्यों का प्रतिनिधित्व तो किस हिसाब से होगा उसके बारे में अनुसूची 4 जो है व्यवस्था करता है। तो इस तरीके से ये 4 अनुसूची पहले तैयार कर लें। पहली अनुसूची है राज्य और राज्य क्षेत्र, जिसमें 28 राज्य और 8 केंद्र शासित प्रदेशों के बारे में उल्लेख है। अनुसूची 2 कहता है कि शासन के जितने भी पदाधिकारी हैं उनके वेतन और भत्तों के बारे में उल्लेख किया गया है। अनुसूची 3 कहता है कि जितने भी शासन के पदाधिकारी उनको किस प्रकार की शपथ दिलाई जाएगी, इसके बारे में उल्लेख अनुसूची 3 करता है। और अनुसूची 4 बताता है कि राज्यसभा में राज्यों का प्रतिनिधित्व किस हिसाब से होगा, उसके बारे में उल्लेख मिलता है। तो ये हो या तो नोट करते जाएं, नोट नहीं कर पाते तो स्क्रीनशॉट ले लें, ठीक है, और इसको पढ़ते जाएं, याद करते जाएं, तुरंत इसको समझते जाएंगे तो ये चीज़ें क्या होंगी कि तैयार होती चली जाएंगी। अब ये मिटा के हम फिर अगला 4 बताते हैं। 1 2 3 4 तो हो गया। अब आते हैं 5 से लेके 5 6 7 8 पर। तो अनुसूची 5 व्यवस्था करता है कि एससी और एसटी क्षेत्र जो है, एससी और एसटी क्षेत्रों के प्रशासन के बारे में उल्लेख। अनुसूची 5 कहता है कि जो अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति हैं, उन क्षेत्रों के में रहने वाले जो लोग हैं या ऐसे क्षेत्र जहाँ पे अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के लोग ज़्यादा पाए जाते हैं, वहाँ प्रशासन किस प्रकार का होगा, ठीक है, उनके लिए अलग प्रशासन की व्यवस्था की गई है अनुसूची 5 में। ठीक है। अनुसूची 6 क्या कहता है कि कुछ ऐसे राज्य हैं जहां पे जनजाति, अनुसूचित जनजाति ज़्यादा पाया जाता है, तो वैसे राज्यों में इनके ऊपर ज़्यादा फोकस हो, इनके प्रशासन, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा पिछड़ापन यहाँ पाया जाता है, तो उनका प्रशासन कुछ एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी हो ताकि वो भी सामान्य जनजीवन में लौट सकें। तो उनके बारे में, ठीक है, उनका प्रशासन कैसा हो, इसके बारे में उल्लेख। तो इसके लिए अनुसूची 6 में असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम, असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम की जनजाति यानी एसटी क्षेत्रों के प्रशासन के बारे में उल्लेख। तो अनुसूची 6 के तहत बताया गया है कि असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम की जो जनजाति क्षेत्र है उनका प्रशासन, ठीक है, किस ढंग से किया जाएगा, उसके बारे में उल्लेख अनुसूची 6 के अंतर्गत किया गया है। ठीक है। अनुसूची 7 अनुसूची 7 है, ठीक है, केंद्र और राज्य संबंध। बहुत इंपॉर्टेंट है, एग्जाम के दृष्टिकोण से बहुत ज्यादा पूछा जाता है। इसमें अनुसूची 7 में है केंद्र राज्य संबंध, केंद्र राज्य संबंध, या इसी को कहते हैं कि केंद्र और राज्य में शक्तियों का बंटवारा, शक्तियों का बंटवारा। तो अनुसूची 7 में केंद्र और राज्यों के बीच शक्तियों का बंटवारा किया गया है, यानी केंद्र और राज्य में संबंध अच्छा बना रहे, इसकी व्यवस्था की गई है। ठीक है। क्यों व्यवस्था जरूरी था ये? क्योंकि अगर शक्तियां यानी पावर का डिवीजन नहीं होगा, ठीक है, जिम्मेदारियों का बंटवारा नहीं होगा केंद्र और राज्य में, क्योंकि हमारे देश में केंद्र भी है, केंद्र सरकार भी, और राज्यों की भी सरकारें हैं, तो अगर दोनों को कौन सा काम करना है, कार्य क्षेत्र अगर बांटा नहीं जाएगा तो दोनों में डिस्प्यूट बना रहेगा, और उसका कारण ये होगा कि शासन सही से नहीं चल पाएगा। तो हमारे संविधान में, ठीक है, जो कि विश्व का सबसे बड़ा संविधान है, और इसीलिए सबसे बड़ा संविधान है कि हर चीज़ उसमें क्लियर कर दी गई है ताकि किसी भी प्रकार का कोई डिस्प्यूट ना बन सके। तो अनुसूची 7 के तहत केंद्र और राज्य में संबंध दिया गया है, उनके बीच शक्तियों का बंटवारा किया गया। किस रूप में? 3 सूचियां बनाई गई हैं, जिसमें पहली सूची है केंद्र सूची, जिसमें सबसे पहली सूची है केंद्र सूची, दूसरी सूची है राज्य सूची, और तीसरी है समवर्ती सूची, कहते हैं कंकरेंट लिस्ट। केंद्र सूची सेंट्रल लिस्ट, राज्य सूची स्टेट लिस्ट, और समवर्ती सूची कॉन्करेंट लिस्ट। इन 3 तरीकों से केंद्र सूची, ठीक है, इसमें जितने विषय हैं लगभग 100 विषय इसमें रखे गए हैं। केंद्र सूची में लगभग 100 विषय हैं, और इन 100 विषय को इसलिए रखा गया कि इनमें कानून बनाने का अधिकार जो है वो सिर्फ और सिर्फ किसका होगा?
केंद्र सरकार का होगा। इस पे कानून बनाने का अधिकार सिर्फ और सिर्फ केंद्र सरकार का होगा। राज्य सूची में लगभग 66 विषय है या 61 विषय है जिन पे कानून बनाने का अधिकार सिर्फ और सिर्फ राज्य सरकार का होगा। और तीसरा है समवर्ती सूची, जिसमें लगभग 47 विषय हैं जिस पे कानून बनाने का अधिकार किसका होगा? समवर्ती सूची पे कानून बनाने का अधिकार केंद्र और राज्य दोनों का होगा। जैसे केंद्र सूची विदेश मामला, संचार, ठीक है, रक्षा, ये सब केंद्र सूची के विषय हैं जिस पे कानून बनाने का, उसका रख रखाव करने का, उससे संभालने की जिम्मेदारी केंद्र सरकार की होती है। जैसे मिलिट्री केंद्र के पास है, ठीक है, और विदेशी मामले किसी राज्य का विदेश मंत्री तो होता नहीं है, एक ही है देश का, एस जयशंकर जी जो है इस समय, तो विदेशी मामला केंद्र सूची का विषय। वैसे राज्य सूची में आएंगे तो पुलिस व्यवस्था क्या है? राज्य सूची का विषय है। कृषि राज्य सूची का, शिक्षा, ठीक है, राज्य सूची का। ऐसे ही समवर्ती सूची में भी बहुत सारे ऐसे विषय हैं, जैसे शिक्षा में भी कुछ मामले समवर्ती सूची में जिसपे केंद्र और राज्य दोनों, कृषि के भी कुछ मामले हैं जो केंद्र और राज्य दोनों उसमें, ठीक है, कानून बनाते हैं। तो इसको डिटेल में जब हम लोग केंद्र राज्य संबंध पढ़ेंगे तो अलग से इसको पढ़ेंगे। ये याद रखना कि प्रतियोगी परीक्षाओं में क्या पूछा जाता है, ये पूछ लिया जाता है कभी कभी कि किस सूची में सर्वाधिक विषय दिए गए हैं, तो केंद्र सूची में सबसे अधिक विषय हैं, लगभग 100 विषय। आंकड़े नहीं पूछे जाते हैं क्योंकि ये बढ़ते रहते हैं, आगे पढ़ाएंगे तो बताएंगे कि राज्य सूची का विषय भी केंद्र के पास जा सकता है और समवर्ती सूची का विषय भी केंद्र के पास जा सकता है। इसीलिए कहा जाता है कि हमारे देश में केंद्र मजबूत होता है, राज्य मजबूत नहीं है, ठीक है। तो ये विषय घटते बढ़ते रहते हैं, ठीक है, लेकिन सर्वाधिक विषय जो है वो केंद्र के पास है, इसलिए केंद्र हमारा ज़्यादा मजबूत, मोदी जी ज़्यादा मजबूत है, ठीक है। तो ये नोट कर लें या स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ठीक है, इसको नोट कर लीजिएगा, नीचे वाला हम मिटा रहे हैं। इसके बाद 8वीं अनुसूची में आते हैं। 8वीं अनुसूची में जो है ये भाषाओं का उल्लेख है, ठीक है। 8वीं अनुसूची में 22 भाषाओं का उल्लेख है, ठीक है। इन्हीं 22 भाषाओं को हमारे देश में क्या दिया गया है? राजकीय भाषा का राजकीय भाषा के रूप में बताया गया है कि यही 22 भाषाएं राजकीय भाषा होंगी। याद रखिएगा कि इस 22 भाषाओं में अंग्रेजी राज्य को नहीं रखा गया है, अंग्रेजी को शामिल नहीं किया गया है, याद रखिएगा, ठीक है। इन 22 भाषाओं में अंग्रेजी को शामिल नहीं किया गया है। अनुसूची 8 में 22 भाषाओं का उल्लेख है, डोगरी, संताली, मैथिली, बोडो, ठीक है, हिंदी, उर्दू, ठीक है, ये बहुत सारी भाषाएं, ठीक है, असामिया है, गुजराती है, पंजाबी है, ठीक है। इसमें अंग्रेजी को शामिल नहीं किया गया है, लेकिन अंग्रेजी शामिल न होते हुए भी इसलिए ज़रूरी है कि अंग्रेजी नागालैंड राज्य की जो है वो राजभाषा है। नागालैंड राज्य की ये राज्य भाषा है अंग्रेजी, जबकि अंग्रेजी 22 भाषाओं में शामिल नहीं है। तो अपवाद ये है, अपवाद ज़्यादा पूछ लिया जाता है, एग्जाम में पूछा जाता है कि निम्न में से दे देगा 4 ऑप्शन की कौन सा, ठीक है, 22 भाषाओं यानी अनुसूची 8 के तहत भाषाओं में शामिल नहीं है, तो अंग्रेजी जो है वो शामिल नहीं है। तो ये हो गया 5, 6, 7, 8। अनुसूची 5 जो है SC और ST यानी अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति क्षेत्रों के प्रशासन के बारे में उल्लेख। अनुसूची 6 बताता है कि ऐसे राज्य जहाँ पे, ठीक है, अनुसूचित जनजातियों की संख्या ज़्यादा है, ठीक है, वो राज्य जैसे असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम। तो इन 4 राज्यों में जो अनुसूचित जनजाति हैं, ST वर्ग है, उन क्षेत्रों के प्रशासन के बारे में उल्लेख कि उनका प्रशासन कैसे और बेहतर बनाया जाए। अनुसूची 7 में केंद्र राज्य संबंध के तहत, ठीक है, शक्तियों का बंटवारा कर दिया गया और इसके तहत 3 सूचियाँ बना दी गई हैं, केंद्र सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची। केंद्र सूची में जो भी विषय हैं, सर्वाधिक विषय केंद्र के पास हैं, ठीक है, उन पे कानून बनाने का अधिकार केंद्र सरकार को। राज्य सूची से संबंधित विषय पे कानून बनाने का अधिकार राज्य सरकार को, और समवर्ती सूची पे कानून बनाने का अधिकार केंद्र और राज्य दोनों को होता है। लेकिन अगर राज्य ने अगर कोई कानून बनाया है और बाद में केंद्र सरकार उस पर कानून बना लेती है तो केंद्र वाला लागू हो जाता है, राज्य वाला समाप्त हो जाता है। तो और 8वीं अनुसूची में 22 भाषाओं का उल्लेख है, 22 भाषाओं को कुल राजकीय भाषा का दर्जा दिया गया। याद रखें, अंग्रेजी को राजभाषा का दर्जा नहीं दिया गया, यानी 22 भाषाओं में शामिल नहीं किया गया। फिर भी नागालैंड राज्य एक ऐसा राज्य है जिसकी राजभाषा अंग्रेजी है, ठीक है। तो ये हो गया अनुसूची 5, अनुसूची 6, अनुसूची 7 और अनुसूची 8। तो ये 8 अनुसूचियां जो थी ये हमारे मूल संविधान में, याद रखिए कि यहाँ बताया गया कि प्रारंभ में 8 अनुसूचियां, यानी यहीं तक हमारी अनुसूचियां दी गई थी। बाद में संविधान संशोधन करके, ठीक है, अनुसूचियों को जोड़ा गया है, ठीक है, और उसके तहत नए प्रोविजन किए गए हैं। जैसे अनुसूची 9, अनुसूची 9 को पहले संविधान संशोधन के द्वारा जोड़ा गया और इसमें संपत्ति अधिग्रहण से रिलेटेड
संबंधित है। इसके तहत संपत्ति अधिग्रहण से संबंधित विषय डाले गए हैं, ठीक है, और इसको पहले संविधान संशोधन 1951 के द्वारा जोड़ा गया। अनुसूची 9 को पहले संविधान संशोधन 1951 के द्वारा जोड़ा गया। पहला ही जो संविधान संशोधन हुआ वो इसीलिए हुआ था, ठीक है, संपत्ति अधिग्रहण से संबंधित कानून बनाने के लिए, और उसके तहत 9वीं अनुसूची जोड़ी गई, ठीक है। ठीक है, उसके बाद, ठीक है, याद रखना, ठीक है, जो लोग तैयारी कर रहे हैं उसके बारे में, उनके लिए थोड़ा सा बता दे रहा है कि संपत्ति अधिग्रहण कानून जोड़ा गया था, तो इसमें प्रोविजन था पहले कि अनुसूची 9 के तहत अगर कोई कानून का निर्माण किया जाता है, कोई विषय जोड़ा जाता है, तो उसको किसी भी कोर्ट में चैलेंज नहीं किया जा सकता, ना सुप्रीम कोर्ट ना हाई कोर्ट, कहीं पे भी, यानी न्यायालय में उसे चैलेंज नहीं किया जा सकता। तो बहुत सारे कानून बनाने के लिए सरकारों ने इसका सहारा लिया, अलग अलग कानून इसके तहत मेंशन कर देते थे अनुसूची 9 के तहत, तो उस कानून को न्यायालय में चैलेंज नहीं किया जा सकता। लेकिन 2007 में माननीय सर्वोच्च न्यायालय का ऐसा निर्णय आया कि नहीं, संपत्ति अधिग्रहण कानून यानी अनुसूची 9 के तहत भी कोई कानून बनाया जाता है तो उस पर, ठीक है, न्यायालय हस्तक्षेप कर सकती है या न्यायिक पुनर्विलोकन हो सकता है उसका, किस आधार पर, यदि वो मौलिक अधिकार, आगे बताया जाएगा मौलिक अधिकार, यदि वो मौलिक अधिकारों का उल्लंघन करती है या मौलिक अधिकार किसी व्यक्ति का छीनता है, तो उसके तहत, ठीक है, इस अनुसूची के विषय को भी न्यायालय में चैलेंज किया जा सकता है। तो अब चैलेंज किया जा सकता है। 10वीं अनुसूची, 10वीं अनुसूची में दल बदल कानून, दल बदल कानून के बारे में उल्लेख है 10वीं अनुसूची, और ये 52वें संविधान संशोधन 1985, संविधान संशोधन 1985 के द्वारा जोड़ा गया। 52वें संविधान संशोधन 1985 के द्वारा जोड़ा गया। दल बदल कानून क्या है कि अभी तमाम देखें, जैसे महाराष्ट्र में ऐसी घटना हुई, ठीक है, शिवसेना ने सरकार बनाया, बाद में शिवसेना के कुछ विधायक टूट के और भाजपा के साथ मिलकर वहाँ पे सरकार बना लिए। तो इसकी व्यवस्था इसीलिए की गई है कि अगर कोई दल टूट जाता है, जैसे भरोसा किया पब्लिक ने वहाँ शिवसेना के ऊपर भरोसा किया, उनको वोट दिया, ठीक है, उनको सरकार बनाने की मेजॉरिटी दी, बाद में वही विधायक टूट के कहीं और चले जाते हैं, इसका मतलब होता है कि इससे क्या होता है कि कई चीज़ें प्रभावित होती है। एक तो चुनाव में जो खर्च होता है, फिर ऐसा अगर ये टूटने लगे तो ऐसा कंडीशन होगा, फिर दोबारा चुनाव, तो उस वक्त पैसा खर्च होगा, पब्लिक के सामने भी चुनाव की एक गरिमा गिरती है। तो उससे बचाने के लिए दल बदल कानून लाया गया, ठीक है, कि अगर कोई विधायक अपनी पार्टी छोड़ के दूसरी पार्टी को ज्वाइन करता है तो, ठीक है, लोकसभा अध्यक्ष हुए या विधानसभा के अध्यक्ष हुए, ठीक है, जहां का वो व्यक्ति सदस्य है, तो वो चाहे तो उसकी सदस्यता क्या कर सकता है, दल बदल कानून के तहत रद्द कर सकता है, ताकि ऐसे व्यक्ति को पनिश मिले और आगे ऐसी घटनाएं न घटित हो। तो ये दल बदल कानून 52वें संविधान संशोधन 1985 के द्वारा। 11वीं अनुसूची और 12वीं अनुसूची बहुत इंपॉर्टेंट है, दोनों आई एक ही साथ थी, लेकिन जो पहले आया उसको 11वां कहा गया और जो बाद में पेश हुआ उसको 12वां किया गया। 11वीं अनुसूची जो है वो है पंचायती राज व्यवस्था से, पंचायती राज व्यवस्था, ठीक है, इसको 73वें संविधान संशोधन कहा जाता है, 73वां संविधान संशोधन, ठीक है, 1993। तैयारी करने वाले बहुत ध्यान से देखें क्योंकि ये 73वां और 74वां संशोधन बहुत ज़्यादा पूछा जाता है, ठीक है। 73वां संशोधन के द्वारा संविधान में 11वीं अनुसूची जोड़ी गई और उसमें पंचायती राज व्यवस्था को जोड़ा गया। पंचायती राज व्यवस्था आगे चल के जो भाग है उसके तहत, अनुच्छेद के तहत पढ़ेंगे कि हमारे वहाँ त्रिस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था को अपनाया गया, जिसमें ग्राम स्तर पे ग्राम पंचायत, ठीक है, कुछ ग्रामों को बना के फिर ब्लॉक बनाया जाता है जिसको न्याय पंचायत कहा जाता है या ब्लॉक पंचायत कहा जाता है, और फिर उससे बड़ा हो जाता है जिले स्तर पर जिला पंचायत। तो त्रिस्तरीय व्यवस्था को हमारे वहाँ अपनाया गया है 73वें संविधान संशोधन 1993 के द्वारा। और 12वीं अनुसूची, ठीक है, इसी के साथ आई थी, पहले ये पारित हुआ फिर 12वीं पारित हुआ। 12वीं जो था वो शहरी स्वशासन से, जैसे गांव में प्रधानी का चुनाव होता है वैसे शहरों में भी, ठीक है, स्वशासन चलता है। तो शहरी स्वशासन जो है वो 12वीं अनुसूची में 74वां संविधान संशोधन के द्वारा जोड़ा गया 1993 में ही, ठीक है। शहरी स्वशासन के तहत भी त्रिस्तरीय व्यवस्था, ये 3 टियर सिस्टम अपनाया गया, ठीक है, नगर पंचायत, नगर पालिका और नगर परिषद।
तो ये 3 स्तर के व्यवस्था किया गया। तो अनुसूची 9 संपत्ति अधिग्रहण से संबंधित कानून, पहले संविधान संशोधन 1951 के द्वारा जोड़ा गया। 10वां दल बदल कानून है, जिसमें अगर कोई विधायक या सांसद चुन के जाता है किसी पार्टी से और बाद में टूट के दूसरी पार्टी ज्वाइन कर सकता है, तो उसकी सदस्यता रद्द की जा सकती है दल बदल कानून के तहत। ये 52वें संविधान संशोधन 1985 के द्वारा। 11वीं अनुसूची है पंचायती राज व्यवस्था, 73वां संविधान संशोधन 1993 के द्वारा, और 12वां है शहरी स्वशासन, 74वें संविधान संशोधन 1993 के द्वारा जोड़ा गया। तो ये ठीक है, क्लियर है। तो 4-4 के रूप में जब इसको याद करेंगे, ठीक है, 4-4 के रूप में, तो आपको तैयार हो जाएगा। जैसे पहले 4 को अगर देखें तो पहला था राज्य और राज्य क्षेत्र यानी भौगोलिक सीमा। दूसरा क्या था? दूसरा था कि जितने इस सीमा के अंतर्गत जो पदाधिकारी होंगे, जो लोग शासन चलाएंगे, उनके ठीक है वेतन और भत्तों के बारे में उल्लेख कि कितना वेतन कहाँ से कैसे व्यवस्था की जाएगी देने के लिए, उसके बारे में। तीसरा, उन पदाधिकारियों को किस प्रकार का शपथ दिलाया जाएगा, कौन दिलाएगा, उसके बारे में उल्लेख। अनुसूची 4 कहता है कि राज्यसभा जो है उसमें राज्यों का प्रतिनिधित्व किस प्रकार से दिया जाएगा, राज्यों की कितनी सीटें कैसे आरक्षित की जाएंगी, वो अनुसूची 4 के तहत है। अनुसूची 5 में, अब 4 हो गया, 5, 6, 7, 8 आते हैं। अनुसूची 5 कहता है कि अनुसूचित जाति और जनजाति क्षेत्रों के प्रशासन के बारे में। अनुसूची 6 कहता है कि ऐसे जनजाति क्षेत्र जहां पे सर्वाधिक पाए जाते हैं, जैसे असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम, उन राज्यों में जो जनजाति क्षेत्र हैं उनका प्रशासन के बारे में उल्लेख किया गया अनुसूची 6 के तहत। अनुसूची 7 में राज्य और केंद्र के बीच में शक्तियों का बंटवारा किया गया है, ठीक है, उनके बीच संबंध स्थापित की गई है 3 लिस्ट बना के, केंद्र सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची के तहत। अनुसूची 8 जो है वो 22 भाषाओं का उल्लेख करता है, जिसमें हमने बताया कि अंग्रेजी हमारी 22 भाषाओं में शामिल नहीं है, ठीक है। अनुसूची, ये 8 अनुसूची हो गए, ये 8 अनुसूची मूल संविधान में थे। अब बचे 4, वो 4 जो है नए वाले, उसमें 9वीं अनुसूची जो है वो संपत्ति अधिग्रहण के कानून से संबंधित है, जो संविधान संशोधन, पहले ही संविधान संशोधन 1951 के द्वारा जोड़ा गया। अनुसूची 10 जो है वो दल बदल कानून से संबंधित है, ठीक है, वो 52वें संविधान संशोधन 1985 के द्वारा जोड़ा गया। अनुसूची 11 जो है वो 73वें संविधान संशोधन 1993 के द्वारा जोड़ा गया, और उसमें पंचायती राज व्यवस्था के त्रिस्तरीय व्यवस्था की गई है। अनुसूची 12 के तहत, ठीक है, शहरी स्वशासन का उल्लेख किया गया, जो 74वें संविधान संशोधन 1993 के द्वारा जोड़ा गया है। तो आशा करते हैं कि संविधान स्टार्ट हुआ है तो पहली ही पार्ट जो अनुसूची है ये पूरा बता दिया गया, 12वां अनुसूची आप लोगों को कंठस्थ हो गया होगा। नहीं भी हुआ होगा तो 1-2 बार इस वीडियो को देखेंगे और जब उसको नोट कर लेंगे, ठीक है, तो आपके दिमाग में बैठ जाएगा और कभी भी भूलेगा नहीं। इसके आगे वाले वीडियो में हम अब शुरू करेंगे भाग के बारे में, और उसी भाग के तहत भाग और अनुच्छेद एक ही साथ चलता रहेगा। तो कोशिश करेंगे 10-15 मिनट के वीडियो में ही जल्दी, ठीक है, चीज़ों को समझाया जाए, ताकि आपके नॉलेज के लिए और आपके एग्ज़ाम के दृष्टिकोण दोनों से, वो की दृष्टिकोण से सही हो और आप बोर भी ना हो, ठीक है। तो इसी के साथ जय हिंद।